Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखने वाले हैं कि भाषा जिसे हम लैंग्वेज बोल रहे हैं और अर्जन यानी एक्विजिशन। तो एक्विजिशन और अधिगम हमने इससे पहले पढ़ा था कैसे होता है। इस बार हम हिंदी में देख रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिंदी के हिसाब से। देखिए भाषा जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, संप्रेषण, यानी जो भाषा किस प्रकार से हो रहा है, कम्युनिकेशन। लाइक कम्युनिकेशन से आप लैंग्वेज को सीखते हैं ना, तो कम्युनिकेशन जो है वो हिंदी में बोला जाता है आपका संप्रेषण। ओके, संप्रेषण जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। बात क्लियर, कम्युनिकेशन। संप्रेषण का जो मुख्य प्रकार्य है, इसका जो मुख्य प्रकार्य है जिसे हम बोलते हैं प्रकार्य। तो प्रकार्य क्या है इसका, यानी फंक्शन से रिलेटेड है। प्रकार्य का मीन्स आप समझते चलें, इंग्लिश में भी क्या है, फंक्शन। ओके, फंक्शन से रिलेटेड है। अब जो बच्चा है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को वो क्या देखता है, होलिस्टिक रूप में देखता है, समग्रवादी क्या है, समग्रवादी तरीके से देखता है। तो हम कह सकते हैं जो भाषा है उसको हम किस प्रकार से सिखाएंगे, समग्रवादी यानी होलिस्टिक। तो ये वर्ड कुछ हिंदी के जो मैं लिख रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश के साथ आपको इसको जनरलाइज भी कर रहा हूँ मैं। समग्रतावादी, ठीक है, दैट इज मीन होलिस्टिक। होलिस्टिक जो है व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। मतलब समग्रतावादी क्या है, भाषा जो है वो व्यक्तित्व को निखारने का काम कर रही है, मतलब निखारने का काम कर रही है। बात क्लियर है। समग्रतावादी जो है वो जो है एक दृष्टि है, ठीक है, जिसमें आपके दृष्टि की बात करें हम, तो मैंने अभी बताया कि दृष्टि मतलब होलिस्टिक तरीके से हम देख रहे हैं किसी चीज़ को। क्लियर। फिर ज्ञान और सर्जन जो है आपका, ज्ञान और सर्जन दो चीज़ें हैं, और दोनों चीज़ें क्या है, ये आपकी संज्ञान से जुड़ी हुई है। संज्ञान आपका क्या है, कॉग्निटिव है। क्लियर है, यहाँ तक ये बात क्लियर हुई कि भाषा क्या है, आप संप्रेषण करते हैं और उसका जो फंक्शन है, मेन कारण क्या है, मेन जो फंक्शन है प्रकार्य है जिसे हम बोल रहे हैं फंक्शन, ठीक है। अब भाषा नॉर्मली अगर बात करें तो आप जितना बोलेंगे, जितना आप उसको अपने आप में कम्युनिकेट करेंगे और उसको परिवेश मिलेगा, आप जितना ज़्यादा उसे एक्टिव रूप में लेंगे देन आप उसको सीख सकते हैं। तो संप्रेषण जो है वो आपको क्या है, करने से आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने से आएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। अब नेक्स्ट आपका है भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप। अब भाषा के विविध रूप में कौन कौन सी हमारे पास तीन प्रकार की हैं। सबसे पहली हमारी आती है मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा। मातृभाषा क्या है, घर या इन्वायरमेंट से होती है, मतलब यह कहते हैं हम घर और आपके परिवेश। ओके, परिवेश से मिलती है। मातृभाषा क्या है, बच्चा जो स्टार्टिंग में जो भी बच्चा है उसके आसपास जो सबसे पहली भाषा बोली जाती है वही उसकी क्या है, मातृभाषा कहलाती है। और उसको वो सीखने के लिए किसी प्रकार का कोई भी एफर्ट नहीं लगाता, वो अनकॉन्शियस होती है, सबकॉन्शियस होती है, उसे वो मतलब सबकॉन्शियसली उसे क्या करता है, वो एक्वायर कर लेता है। दूसरी बात हम बोलेंगे यहाँ पर कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा जो है भारत में कह सकते हैं दुर्भाग्यवश कि कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि ये बहुभाषी देश है। क्या है, बहुभाषी देश है। यहाँ पर बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसलिए इसका सटीक आंसर अगर आपसे पूछता है तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी क्या है, आपकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, क्या है, नहीं है। क्लियर हुआ। कन्फ्यूजन बहुत बना रहता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी हिंदी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, वो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा है वो हिंदी, वो हमारी क्या है, राजभाषा है। क्या है, वो राजभाषा है। राजभाषा जो है हिंदी है, हमारी हिंदी है। ओके,
343 अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद में छेद 1 के अनुसार बताया गया है। तो सबसे पहले मातृभाषा जो हमारे घर परिवेश से मिलती है हमें, या हम कह सकते हैं अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। तो ये बहुभाषी देश है भारत, जिसमें कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। और राजभाषा जो आपकी है, राजभाषा आपकी हिंदी है, जो कि ये कार्य होते हैं वो सारे हिंदी में होंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है। एक चीज़ और है इसमें, एक एक्ट आया था OLA, ठीक है, 1963 में, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, इसमें हिंदी, इसमें क्या बोला है कि जो हिंदी है, हिंदी जो है हमारी, इसकी एसोसिएट लैंग्वेज कौन सी है? हमारी इंग्लिश है। क्लियर है? ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी अच्छी कि जो हमारी एसोसिएट लैंग्वेज है वो आपकी इंग्लिश है। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं। तो ये आपको एक्ट भी है, ओला से याद रख सकते हैं कि 1963 में आया था ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसमें हिंदी की जो एसोसिएट लैंग्वेज बताई गई वो इंग्लिश बताई गई है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा सूत्र मतलब क्या है इसका, कि जो हमने 3 रूल्स पढ़े थे, 3 फार्मूला रूल्स के बारे में जो हमने पढ़ा था, वही ये चीज़ है यहाँ पर कोठारी के अकॉर्डिंग दिया गया था। इसमें इन्होंने क्या बात करी है? इसमें इन्होंने बात करी है कि सबसे पहले बात करेंगे तो ये जो है आपका 1964 से 66, ठीक है, इसमें ये आया है। और किसने दिया है ये आपको पता होना चाहिए कि कोठारी आयोग के नाम से फेमस है। कोठारी आयोग के नाम से फेमस है। क्लियर है? इन्होंने बोला है 3 लैंग्वेज फार्मूला। अब 2 चीज़ें होती हैं इसमें। सबसे पहले हिंदी स्टेट की बात करें, हिंदी स्टेट्स में क्या होगा आपका, हिंदी स्टेट्स जो हैं उसके अंदर जो सबसे पहली लैंग्वेज जो है आपकी, सबसे पहली लैंग्वेज 3 लैंग्वेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर आएगी आपकी मदर टंग। ओके, नेक्स्ट सेकंड लैंग्वेज आपकी आएगी इंग्लिश। क्लियर है? और जो लास्ट आपकी है ये आएगी MIL, जिसे हम बोलते हैं कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये जो हिंदी भाषिक स्टेट्स हैं उसमें जो पहली भाषा होगी वो आपकी मदर टंग जो होगी वो आपकी हिंदी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो सेकंड लैंग्वेज है, तो पहला नंबर आपका ये हो गया, दूसरा नंबर आपका इंग्लिश हो गया, और तीसरा नंबर आपको कोई भी एक हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं इधर के साइड। देखिए कि जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, नॉन हिंदी स्टेट्स हैं, उसमें क्या होगा, उसमें भी 3 टाइप्स में आपको समझना है कि सबसे पहले तो आपकी आ जाएगी मदर टंग। ठीक है, मदर टंग आ जाएगी, जिसमें उसकी कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। मान ली तमिल है तो वो तमिल होगी उसके लिए। सेकंड आपका जो आता है इसमें वो आती है हिंदी। ठीक है, हिंदी एज ए सेकंड लैंग्वेज काम करेगा। और फिर वही आपकी MIL, यानी कोई भी आपकी यहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। इवन आपकी यहाँ पर इंग्लिश भी हो सकती है। ओके, इंग्लिश भी हो सकती है। एक चीज़ और है पॉइंट कि प्राइमरी लेवल पर जो है आपको, प्राइमरी लेवल पर क्या करना है, निर्देश जो हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको वो कैसे देने हैं, आपको मातृभाषा में देने हैं, मातृभाषा में देना है। ठीक है, मातृभाषा में देना है। क्यों? हमें बच्चे को कनेक्ट करना है, हमें उसको सिखाना है और उसके माइंड में वो कॉन्सेप्ट
टेक्स्ट जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो उस तक पहुंचने चाहिए। तो हमें उसे भाषा बैरियर ना बने, इसलिए हमें हिंदी भाषा में उसको, हिंदी भाषा का मतलब अगर हिंदी स्टेट है तो हिंदी में, अगर तमिल है तो तमिल में, इवन इस प्रकार से उसकी जो पहली भाषा है उसको हम प्राइमरी लेवल पे ज़्यादातर क्या करेंगे, निर्देश देने के काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे। तो आई होप आपको तिर भाषा सूत्र समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट पे हम आगे बात करते हैं। अब जो सबसे मेन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं कि इस चैप्टर का जैसे कि नेम है अर्जन, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, एक्विजिशन। क्लियर है? तो देखिए सबसे पहले अर्जन की बात कर लें तो अर्जन जो है आपका क्या है, सबसे पहले ही शिक्षा प्रणाली में नहीं होता है। हम अगर पॉइंट वाइज चलते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें क्या है आपका, ये शिक्षा जो प्रणाली है आपकी, ठीक है, नहीं होती है। इसमें किसी भी प्रकार की शिक्षा प्रणाली नहीं होती है। बात क्लियर है? पता ही है आपको कि भाई जो बच्चा अपनी मदर टंग या अपनी पहली भाषा सीखता है तो वहाँ स्कूल या कोई सिखाता, कोई है उसे नहीं सिखाता, फिर सहजता से अपने पर्यावरण से सीख लेता है। मेन चीज़ अगर बात करें तो अपने पर्यावरण से वो क्या करता है, एक्वायर करता है, पर्यावरण से क्या कर लेता है, सीखता है। क्लियर है? सीखता है मतलब अगर मान ली इंडियन कोई मतलब बच्चा है, उसे पैदा होने के बाद वो फॉरेन चले जाते हैं और फिर वो वहाँ पर इंग्लिश सीख देखेगा, तो परिवेश में अगर इंग्लिश है ना तो वो इंग्लिश ही सीखेगा। ये नहीं कि वो इंडिया का है तो वो हिंदी सीखेगा, नहीं, परिवेश में जो उसे दिया जाएगा या जो उसे मिलेगा वही उसे वो सीख लेगा। नेक्स्ट है आपकी, इसमें जो बच्चा सीखता है वो होती है आपकी मदर टंग होती है। बात क्लियर है? मदर टंग होती है। फिर एक चीज़ और है कि जो आपका अर्जन है, अर्जन जो है वो क्या होता है, अचेतन होता है। मैंने बताया था अचेतन, यानी आप कह सकते हैं अचेतन प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, कैसी है ये, ऑटोमेटिक। दूसरा प्राकृतिक रूप से सीखी जाती है, इसमें कोई भी किताब या फिर आप कह सकते हैं कि किसी प्रकार कोई TLM या कुछ नहीं यूज होता है, ये नेचुरल है, नेचुरल, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से। ठीक है, दूसरी बात किताब या फिर हम कह सकते हैं स्कूल, इवन ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बिल्कुल भी नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये किसी भी मतलब शिक्षा प्रणाली के बिना होती है, इसमें कोई शिक्षा प्रणाली यूज ही नहीं होती है। और अर्जन में क्या है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अर्जन में, तो अर्जन जो है अर्जित की जाती है, मतलब भाषा जो है, अर्जन जो है आपकी ये एक्विजिशन है, तो इसमें क्या है, अर्जित की जाती है। ठीक है, अर्जित की जाती है, जो आपकी पहली भाषा होगी। क्लियर है? जो फर्स्ट आपकी लैंग्वेज है वो क्या कर रहे हैं आप, अर्जित। तो बात क्लियर हुई कि यहाँ पर जो है पहली भाषा क्या करते हैं, अर्जित की जाती है। दूसरी बात है कि विरासत में नहीं मिलती है आपको। कोई भी भाषा जो है वो क्या है, आप कहें कि विरासत में मिल गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, विरासत में नहीं मिलती है। तो अगर आपसे कहीं पूछ लेता है या क्वेश्चन दे देता है तो आप कहें कि नहीं, विरासत में नहीं मिलती है। क्लियर है? पहली भाषा आपकी क्या होगी, आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो आपकी फर्स्ट आपकी जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, आपकी मातृभाषा होगी। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी आई होप। तो एक्विजिशन का मतलब यह है कि वो अचेतन है प्रक्रिया कह सकते हैं, या सबकॉन्शियस, या फिर आप बिल्कुल इसमें आपका कंट्रोल नहीं, आप केवल आप उसको एक्वायर करते जा रहे हैं, जो भी आपके इन्वायरमेंट में दिया गया है आप उसे लेते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अधिगम की। अधिगम जिसे हम बोलते हैं लर्निंग। देखिए लर्निंग में आपको सबसे चीज़ आपको पता है कि आपने हिंदी तो बोलना सीख ली थी, लेकिन अगर जब आपने हिंदी में आगे कोई एजुकेशन लेना स्टार्ट करी, या आपने PG करा, या आपने BA MA जो भी किया, तो हिंदी में आपको क्या, कॉलेज यानी संस्थागत, ठीक है, प्रक्रिया है। आप बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको रिलेट करते चलें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी, कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी। इवन रटने से तो पता है कि आपको नहीं आएगी। तो हमें पता है कि ये क्या है, आपकी
संस्थागत प्रक्रिया है, संस्थागत प्रक्रिया है। दूसरा इसमें क्या होंगे, रूल्स, नियम, ठीक है, नियम होगा। इसमें टीचिंग होगी, स्कूल आदि, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं, आती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्लियर है। दूसरी बात क्या है, समृद्ध भाषिक परिवेश देना इसमें बहुत जरूरी है। क्या है, समृद्ध परिवेश, ठीक है, समृद्ध परिवेश जो है वो आपको देने का प्रयास करना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करें तो उसका प्रयास करें, क्योंकि अगर ये मिलेगा तो वो अच्छे से उसको और ज़्यादा लर्न कर पाएगा। तो मतलब वही है कि जैसे एक्विजिशन में बच्चे को क्या मिला, परिवेश दिया गया था तो वो बहुत अच्छे से सीख गया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आपको परिवेश नहीं मिल पा रहा है तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, स्पोकन नहीं कर पाते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या रहती है, वो अच्छे से लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, बट जहाँ स्पोकन करने की बात आती है दैन वो डिफ़िकल्टी फील करते हैं। तो आपको पता होगा कि हमें क्या करना है, समृद्ध जो है भाषिक परिवेश देना है बच्चे को, जिससे कि वो अच्छे से उसको कॉप अप कर सके। दूसरी बात इसमें आती है कि भाषा, ठीक है, अर्जन एवं अधिगम दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे। तो देखिए, डिफरेंस अगर देखना चाहें हम तो सबसे पहले जो आपका अर्जन है, ये क्या है आपका अर्जन, क्या है आपका बताइए, वो है आपका कि अचेतन। अचेतन का मतलब वो ये सबकॉन्शियस। फिर दूसरी चीज़ आती है इसमें प्राकृतिक है, और ये इसमें सबसे मेन जो है आपका परिवेश मिलना बहुत ज़रूरी है। सॉरी, ज़रूरी नहीं है, मिलता है। बच्चे को जो अर्जन करता है या एक्विजिशन जो होता है वो परिवेश उसको मिलता है, एकदम समृद्ध परिवेश मिलता है, जिससे वो अपने आप उसको क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। लेकिन इधर जो आपका है ये आपका कंप्लीटली चेतन प्रक्रिया है, और इसमें क्या होता है, नियमबद्ध है, ठीक है, नियमबद्ध है। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि जो आपका एक्विजिशन जिसे हम बोलते हैं अर्जन, तो अचेतन होता है, प्राकृतिक है और फिर परिवेश होता है। लेकिन इसमें क्या होता है आपका ये चेतन है और नियमबद्ध प्रक्रिया से गुजरता है। तो बात क्लियर हुई यहाँ तक की। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जीन प्याजे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जीन प्याजे, ठीक है, जीन प्याजे जो हैं संज्ञानात्मक विकास से भाषा का विकास होता है, ये ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि संज्ञानात्मक जो है आपका विकास, संज्ञानात्मक विकास से आपका भाषा का विकास होता है। भाषा का विकास होता है, ये इस प्रकार की बात को बोलते हैं। और सबसे जो मेन टर्म इन्होंने कहा है, अहम केंद्रित वाक्य। इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। क्या है, अहम केंद्रित, ठीक है, अहम केंद्रित वाक्य। अहम केंद्रित वाक्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं ईगोसेंट्रिक, ठीक है, ईगोसेंट्रिक। और ये इसकी एज क्या है आपकी 2 से 6 ईयर, ओके, 2 से 6 ईयर की एज है जो आपको ईगोसेंट्रिक भाग जिसमें होता है। और दूसरी बात इसके अंदर बात क्या होती है, खुद से बात करना। खुद से बात करता है बच्चा। अच्छा, जीन प्याजे जो हैं ये इन्होंने बोला है कि ईगोसेंट्रिक जो स्पीच है वो आपका कोई ज़्यादा खास नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, कोई भी अपने आप में वैल्यू नहीं होती है। मतलब बच्चा अपने आप से कुछ भी जो बड़बड़ाता है ये मीनिंगलेस है, इनका कहना ऐसा था। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करेंगे, हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं ले वाइगोत्स्की की।
लेवाइगोस्की जो हैं, इन्होंने जो है दो चीज़ें बोली हैं। सबसे पहली बात है कि इनकी जो थ्योरी है वो आपकी है, क्या है, इसका थ्योरी का नाम है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया, इनकी जो लेवाइगोस्की जो है, इनकी जो थ्योरी का नाम है सामाजिक अंतःक्रिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये भी जो इसकी एज है वो आपकी क्या है, 2 से 6 ईयर की एज है। इन्होंने ये बोलते हैं कि बालक भाषा अपने परिवेश से अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। मतलब जो भाषा है, भाषा जो है वो बालक क्या करेगा, अंतःक्रिया करेगा। ठीक है, अंतःक्रिया करेगा किसके द्वारा, अपने परिवेश में। परिवेश में अंतःक्रिया के द्वारा वो भाषा को सीखता है। मतलब परिवेश में अंतःक्रिया के द्वारा भाषा को सीखता है, इनका कहना ये था। दूसरा टर्म इनका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इन्होंने बोला है निज भाषा। निज भाषा, ठीक है, निज भाषा जिसे हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, बात क्लियर है। प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच में क्या है, इनके द्वारा कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास में सहायता करता है। जो प्राइवेट स्पीच है ये आपकी क्या करेगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यानी जो आपका संज्ञान है, संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जो खुद से बच्चा जो है वो खुद से जो बातें करेगा, यानी खुद से जो बातें कर रहा है बच्चा अपने आप से, इसमें निज वाक्य में क्या होता है, वो खुद से बात करता है। खुद से बात करता है, खुद से बात करता है, अपने आप को निर्देशन देता है खुद को। तो ये भाषा में क्या है, हेल्प कर रहा है। और इन्होंने बोला ये काफ़ी हेल्पफुल होता है किसमें, कॉग्निटिव में, यानी संज्ञानात्मक विकास में होता है। लेकिन जो जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे जो हैं उन्होंने ऐसा बोला है कि ये मीनिंगलेस है। लेकिन जो आपके लेवाइगोस्की हैं उन्होंने बोला है कि ये मीनिंगलेस नहीं है बल्कि ये मीनिंगफुल है। तो बात यहाँ तक ही क्लियर हो गई कि जीन पियाजे ने एक टर्म दिया है अहम केंद्रित भाग, दैट इज कॉल्ड इज ईगोसेंट्रिक, एंड इसकी जो एज है वो 2 से 6 ईयर की होती है और इसमें खुद से बात करता है। और ये संज्ञानात्मक विकास जो है आपका क्या कर रहा है, भाषा का विकास को इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की, ठीक है, नोम चॉम्स्की क्या है। अब नोम चॉम्स्की के बारे में हम देखेंगे, काफ़ी अच्छी कुछ चीज़ें हैं और काफ़ी इन्होंने रिसर्च किया है और काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्येक बालक भाषा सीखने की जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है। इन्होंने बोला है कि जो भाषा है, भाषा सीखने की क्या होती है, जन्मजात शक्ति होती है, शक्ति होती है। उसके साथ ही क्या होता है, पैदा होता है। कौन, जो आपका बच्चा है, जन्मजात शक्ति के साथ पैदा होता है लर्निंग करने के लिए। फिर इन्होंने एक चीज़ और बोली कि LAD, ठीक है, एक डिवाइस होती है। दूसरी बात बोली इन्होंने कि विश्व की सभी भाषाएं एक ही मूल व्याकरण यानी यूनिवर्सल ग्रामर, यानी विश्व की जो हैं सभी भाषाएं मूल व्याकरण, ठीक है, मूल भाषाएं जो हैं वो आपकी विश्व की सभी भाषाएं जो हैं मूल व्याकरण से संबंध रखती हैं। क्या रखती हैं, संबंध रखती हैं। क्लियर है, संबंध रखती हैं। और ये जो है संबंध जो रखती हैं, और LAD जो हमने बोला है इसमें
क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अभी आप समझ लीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, डिवाइस हिंदी में इसे बोलते हैं आपका भाषा अर्जन यंत्र। भाषा अर्जन यंत्र, क्लियर है, भाषा अर्जन यंत्र। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। और सबसे मेन जो अगर बात मैं बोलूँ तो वो ये है कि ये जो एलईडी है, एलईडी जो है इसका संक्रमण जो काल है, यानी अगर कहें जिसमें सबसे ज़्यादा काम या सबसे ज़्यादा तीव्र गति से बच्चा जो लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, सीखेगा, लर्न करेगा, तो वो जो संक्रमण काल है इसका, संक्रमण जो काल है वो है 5 ईयर का। 5 ईयर तक बच्चा बहुत तीव्र गति से भाषा को या किसी भी एक्टिविटी को बहुत अच्छे से लर्न करता है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब जो हम बात कर रहे हैं वो हैं शिक्षण सिद्धांत एवं शिक्षण सूत्र। ठीक है, शिक्षण के क्या हैं, सिद्धांत एवं सूत्र हैं। तो एक एक करके हम इसको भी समझते हैं, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो शिक्षण क्या है। ठीक है, शिक्षण जो है आपका है क्या, या हम बोले तो इसको टीचिंग क्या है। ज़्यादा जानकार व्यक्ति से कम अनुभव जो है उसके माध्यम, मतलब कि हम सिंपल वे में अगर बोलें तो जिसके पास नॉलेज काफ़ी, यानी ज़्यादा ज्ञान जो है, ठीक है, जिसके पास क्या है, ज्ञान बहुत ज़्यादा है, और वो जो है कम ज्ञान, कम जो ज्ञान वाला व्यक्ति है या बच्चा है वो सीखता है उससे। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और इसमें क्या है, बहुत सारे TLM भी यूज होते हैं, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, अधिगम सामग्री होती हैं, वो आपको यूज़ करी जाती हैं सिखाने के लिए बच्चे को। फिर दूसरी बात आती है कि इसमें शिक्षण त्रिआयामी होता है, मतलब जो इन्होंने बोला है कि जो शिक्षण है वो कैसा है, त्रिआयामी है। मतलब ये 3 इसके पोल होंगे। 3 पोल का मतलब एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, तो आपका इस प्रकार से एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ट्रायंगल बन गया, सॉरी ट्रायंगल कहलाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाइए, ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले में मान लीजिए यहाँ पर कौन आ गया, अध्यापक आ गया। दूसरा आपका विषय वस्तु हो गई, विषय वस्तु, और ये लास्ट जो है आपका यहाँ पर कौन होगा, छात्र। ठीक है, छात्र हो गए। फिर जो शिक्षण का त्रिआयामी सूत्र जॉन डीवी ने दिया था। ठीक है, ये जो आपका त्रिआयामी वाला जो सूत्र है, जो आपका त्रिआयामी वाला सूत्र है, ये किसने दिया है, ये दिया है आपका जॉन डीवी ने, जॉन डीवी ने। ये नाम आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जॉन डीवी ने दिया है। त्रिआयामी जो शिक्षण का मतलब बारे में बताया गया। लेकिन एक और नाम है इनके साथ आता है, एडम। एडम जो है, एडम ने कहा द्वि, आपका जो द्वि आयामी या कह सकते हैं द्वि ध्रुवीय। ठीक है, द्वि ध्रुवीय जो एक है जिसमें टीचर और स्टूडेंट ही है, बस ये उसको बोलते हैं कि एडम ने बताया 2 ध्रुवीय के बारे में। लेकिन जो आपके जॉन डीवी हैं उन्होंने 3 चीज़ों को बताया है। विषय वस्तु आप समझ रहे होंगे, कंटेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। विषय वस्तु में कौन है, कंटेंट है, आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है, आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम बात करने वाले हैं, मेन जो हमारा टॉपिक था वो ये है कि शिक्षण भाषा के सूत्र कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपकी नंबर 1
क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत है। ठीक, क्रियाशीलता का सिद्धांत में क्या है, देखिए इसमें बच्चा क्या करेगा, इसमें बच्चा करता है कि करके सीखता है, करके करके सीखता है, मतलब करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग होगी। नेक्स्ट आपका है अवलोकन, अवलोकन करेगा यानी ऑब्जर्वेशन करेगा, उसमें मतलब उसको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, देन उसके बाद वो सीख रहा है, समस्या समाधान होगा। ठीक है, समस्या समाधान होता है। दूसरी बात आती है इसमें आलोचनात्मक जो है आपका चिंतन होगा, आलोचनात्मक चिंतन होता है। क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन होगा। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है। क्लियर है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है। क्लियर हुआ, क्रिएटिव थिंकिंग हो रही है। तो क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है, इसमें आप क्रियाशील हैं, मतलब किसी भी चीज़ में क्या है, लगे हुए हैं, एक्टिव हैं, तो करके सीख रहे हैं, अवलोकन करके सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करके सीख रहे हैं, अवलोकन करके सीख रहे हैं, फिर समस्या समाधान कर रहे हैं, और आपका क्रिएटिव थिंकिंग भी चल रही है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, मतलब कहने का ये है वो है रुचि, रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या है, मेन चीज़ अगर इसमें फोकस करूँ मैं तो बात करेंगे इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। उदाहरण, उदाहरण किस्से, कहानियाँ आदि, इन सब के माध्यम से बच्चे में क्या कर रहे हैं आप, एक उसमें रुचि जगा रहे हैं, जिससे बच्चे को पढ़ने में किसी प्रकार का क्या ना हो, बोरिंग फील ना हो। वो आपका जो चैप्टर है या किसी भी एक्टिविटी को करने में क्या है, एकदम रुचि कर रहे, वो सीखने के लिए तत्पर रहे, उसमें क्या रहे, एक रुचि बनी रहे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर इसके बाद थर्ड आपका आता है, तो थर्ड है वो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत है अपने आप में, क्योंकि किसी भी चीज़ को अभिप्रेरित करके रखेंगे या अभिप्रेरित होता है अपने आप से, तो वो उसको एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, ना किसी को उसे कहना पड़ेगा, वो अपने आप से खुद इससे अभिप्रेरित है, इंटरनल वो क्या है, मोटिवेट है उस चीज़ को करने के लिए। तो मतलब इसमें क्या है, इसमें क्या है, दिशा निर्देशित की जाती है, उसे बताया समझाया जाता है। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि किसी व्यक्ति को आप किसी वर्ग के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसे एक अहम आंतरिक और एक बाह्य तरीके से प्रेरित होता है। बाह्य प्रेरित होता है, मान लो किसी को देख के कोई चीज़ अच्छी लगी तो अरे ऐसी चीज़ मुझे चाहिए, तो उसके लिए कर रहा है। लेकिन इंटरनल जो किसी के कहने से नहीं, वो अपने आप स्वयं से जो मतलब अगर हो रहा है प्रेरित, ठीक है, प्रेरित हो रहा है, तो वो क्या है, अभिप्रेरित, मतलब समझ रहे होंगे, प्रेरित मतलब अभिप्रेरित की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो वो स्वयं से यानी इंटरनल हो रहा है। तो अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति या स्टूडेंट या बच्चा कुछ भी जो है, हम अगर बात कर रहे हैं टेट का एग्ज़ाम जो है आपका होने वाला, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, किस लिए हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल है, आपसे कोई कह तो नहीं रहा कि आप पढ़ो बैठ के, आप खुद से टाइम निकालते हैं, खुद से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप ये इंटरनली अभिप्रेरित हैं, आप इंटरनली मोटिवेटेड हैं फॉर टेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। जो आपका चौथा नंबर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जीवन से क्या करते हैं, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। जीवन से जोड़ने का सिद्धांत है। इसमें जो है देखिए एनसीएफवी यही बात कहता है कि बच्चे को उसके रियल लाइफ से आप रिलेट करके किसी भी टॉपिक को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी आप कह सकते हैं समग्र रूप से, अगर कहूँ मैं होलिस्टिक तरीके से बात करूँ, तो आप उसमें क्या करेंगे, रियल लाइफ से, उसके रियल लाइफ से एग्जाम्पल जो हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कनेक्ट करके उसकी लाइफ को जोड़ रहे हैं। मतलब
उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को आप अपने जो उसके बुकिश लैंग्वेज है उसको जीवन से जोड़ के सिखाएं, तब वो बहुत अच्छे से कॉप अप कर पाता है और अंडरस्टैंडिंग बना पाता है। ये NCF जो है आपका, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आपका 2005 वाला, ओके, इसमें बात बोली गई है और इससे रिलेटेड सीटेट में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं और एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से आता ही आता है क्वेश्चन, इसको कोई भी नहीं मना कर सकता। उसके बाद 5 नंबर आपका है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या है? इसमें जो बच्चा है इंडिविजुअल को भी उसमें क्या है डिफरेंस होते हैं, अपने इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, इवन आइडेंटिकल जो हैं वो भी एक जैसे दिखने में होते हैं लेकिन इंटरनली एक जैसे नहीं होते, उनके स्वभाव में ये सारी चीज़ों में चेंजेस होते हैं। तो मतलब क्या है, मैं बात करूं कि आवश्यकता, क्षमता, रुचि, यानी आवश्यकता किसी की भी व्यक्ति की एक जैसी नहीं होती, सबकी डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग है। और क्षमता अगर हम बात करें कैपेसिटी की तो वो भी डिफरेंट होती है। और रुचि, आपको किसी को क्या कहते हैं गिटार पसंद है, किसी को वायलिन पसंद है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को वॉलीबॉल खेलना है या बैडमिंटन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पसंद है। तो हम कह सकते हैं आपकी क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं। तो ये एक अपने आप में सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसके बाद हमारा जो 6 नंबर है वो है आपका स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का सिद्धांत क्या है? इसमें क्या होगा, नेचुरल यानी भाषाई कौशल जो हैं जैसे नेचुरल वे में होती हैं चीज़ें, नेचुरल वे, ठीक है। अगर मैं भाषा कौशल की बात करूं, यानी भाषा कौशल जो हैं, भाषा कौशल की बात करूं यानी LSRW यानी लैंग्वेज, वो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी सीक्वेंस में ही चलेंगी। ऐसा नहीं कि लिसनिंग बाद में होगी और राइटिंग पहले बच्चा सीखने लगेगा, नहीं, आपकी ये चारों की चारों चीज़ें सीक्वेंस में होगी, यानी स्वाभाविक यानी नेचुरल वे में ही सीखी जाएंगी। तो इस प्रकार से किसी भी चीज़ की एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है जो उसी वे में चलती है। 7 नंबर आपका है, 7 नंबर आपका है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत मतलब इसमें अगर हम बात करें कोई भी बच्चा किसी भी मतलब जगह से आ रहा है या किसी भी समुदाय से आ रहा है तो उसे हमें क्या फ्रीडम देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको हम ये बोले नहीं आप ऐसे हो वैसे, मतलब लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी आप उसको स्वतंत्रता दें, ठीक है। मतलब अगर सिंपल अगर नॉर्मल बोलूँ मैं तो आप उसे क्या दें, स्वतंत्रता दें, ठीक है। उसको कुछ भी कहने सुनने समझने की चीज़ें करने का उसे पूरा भरपूर क्या मिले, एक वातावरण मिले। ये हेडिंग जो हैं या आपके जो सूत्र हैं या सिद्धांत जो हैं, इनको आप बस रट लें या समझ लें। रटेंगे तो केवल भूल जाएंगे, समझ लें, जिससे कि आपको क्या होगा कि जैसे ही क्वेश्चन अगर पुटअप होता है तो आप इनको रिकॉल कर पाएंगे और उनसे क्वेश्चन आप फाइंड आउट करने में आसानी होगी। आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत क्या है, रिपीटेशंस इसमें होती है, यानी आप क्या कर रहे हैं, रिपीटेशंस, ठीक है, रिपीटेशंस, ओके। यानी आप किसी भी चीज़ को जब आप काम करते हैं यानी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं देन आपको रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। मतलब आपने कोई वर्क किया, याद कर लिया, उसके बाद उसे आप बार बार लर्न कर रहे हैं, उसे बार बार रिवाइज कर रहे हैं, रिपीटेशंस कर रहे हैं, देन आप वो स्थायीकरण कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, वो आपकी जो एक नॉलेज है उसका क्या स्थायीकरण हो जाता है। तो ये आवृत्ति का सिद्धांत क्या है, इसका मतलब वही है कि बच्चों को बार बार रिकॉल करने के लिए, उसे याद करने के लिए, उसे समझकर पढ़ने के लिए बोला जाता है, जिससे कि वो अपने आप
जो भी उसकी अधिगम है, लर्निंग है, वो क्या हो जाए, स्थायी हो जाए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सूत्र। अभी हमने क्या देखा, हमने देखा था सिद्धांत, अब हम देख रहे हैं शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं। जो आपने इंग्लिश पेडागोजी की अगर नहीं देखी है क्लास तो आप उसे ज़रूर देखें, सेम सूत्र हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो पहला सूत्र मैं अगर यहाँ बात करूँ तो है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब है कि नॉन टू अननोन। नॉर्मल अगर मैं नॉन टू अननोन, ठीक है, या फिर हम इसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं, ओके। इंडक्शन टू मतलब डिडक्शन, या इंडक्टिव या डिडक्टिव भी कह सकते हैं। देखिए इसमें जो होता है ज्ञात, यानी जो चीज़ हमारे पास नॉलेज पहले से है, यानी हमारा जो ज्ञान है या हम किसी के बारे में जो जानते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी फाउंडेशन बनाते हैं, उसके ऊपर हम फाउंडेशन बनाते हैं, और फिर हम जो न्यू नॉलेज है, आपका जो नया ज्ञान है, नया ज्ञान को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो जिस चीज़ के बारे में पता ही नहीं आप उसे बताना समझाना शुरू कर देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। तो बच्चे के साथ जो है होता है, उसे पहले जो आता है उसको समझेंगे और उससे उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, फिर आप अज्ञात की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो ज्ञात चीज़ जो है बच्चे के पास ऑलरेडी नोन है, उसके बाद हम उसे अननोन की तरफ लेके जाते हैं, तब उसे सीखने में क्या होता है, ईजिली, यानी वो कैचअप कर पाता है। बात क्लियर है? दूसरा जो है आपका मूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। मूर्त मतलब मूर्त क्या होता है, मूर्त से मूर्त यानी जो आप देख सकते हैं चीज़, और अमूर्त जो कि आप देख नहीं सकते, यानी आपके क्या है, विचारों में है। क्या है? विचारों में है। क्लियर है? यानी विचारों, या फिर आप कह सकते हैं कल्पनाओं में, ओके। तो इन दो चीज़ों में, तो जो आप देख सकते हैं, ठीक है, देखकर जो अनुभव आपने लिया है उसको फिर विचारों में पहुंचाते हैं, यानी देखकर जो आपने अनुभव किया है, अनुभव जो किया है उसको आप विचारों में मतलब फिर थिंक कर सकते हैं। मतलब क्या है, बच्चे को अगर एप्पल दिखाना है, आपको सेब के बारे में बताना है, तो सेब उसे तभी सीख पाएगा जब वो क्या करेगा, उसे पहले आप सेब रियल में दिखाएं कि भाई ये सेब होता है एक्चुअल में। उसके बाद फ्लैश कार्ड पे आ जाएं, फ्लैश कार्ड से दिखाएं कि ये सेब है, ये फ्लैश कार्ड है। फिर उसे आप जब अमूर्त यानी उसे बोलेंगे बेटा सेब कैसा होता है, या तो वो उसके फीचर्स बड़े आराम से क्या बताएगा, उसके फीचर्स बता देगा, आपके जो उसके फीचर्स हैं वो बहुत ईजिली आपको बता सकता है। तो मतलब मूर्त चीज़ जो है, मूर्त से आप अमूर्त की तरफ गए हैं, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, और यही आपका जो मूर्त से अमूर्त की ओर एक जो सूत्र है, फार्मूला है, वो यही समझा रहा है। आपका थर्ड नंबर जो है सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। तो सिंपल है, जो अभी हमने सिंपल यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ा था, कुल मिला के वही है आपका, उसी प्रकार से है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर है आपका पूर्ण से अंश की ओर। देखिए पूर्ण से अंश के और जो है इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं होल टू पार्ट मतलब कहने का यह है कि समग्र समझ होनी चाहिए। पहले किसी भी स्टोरी को हम क्या कर रहे हैं, पूरा इसको एक सारांश बता दिया है हमने समग्र रूप से, ठीक है, समग्र रूप से उसका क्या सारांश बता दिया। आफ्टर दैट हम उसके हल्के हल्के पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि इसमें एक पात्र ये था, एक पात्र ये था, यानी एक बी ए बी सी, ये 3 पात्र थे। पहले हमने पूरी ए बी सी को मिला के पूरा स्टोरी बता दिया है। या फिर अगर मैं बात करूँ किसी ट्री की बात कर रहे हैं, ट्री पढ़ाना है, तो ट्री में हमने पहले एक पेड़ बताया कि बेटा ये किसका पेड़ है, इसका पेड़ है। फिर उसके बाद उसके हमने टहनियाँ होती हैं, इसकी पत्तियाँ होती हैं, इसकी जड़ होती है, इवन इसके ऊपर फूल आता है या इसके फल आता है, इवन जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। मतलब क्या कह रहे हैं कि हम पूर्ण पहले, फिर पूर्ण से हमने अंश की तरफ चले। बात यहाँ कहने की चीज़ है, आपको यहाँ समझने की बात है कि पूर्ण से अंश की ओर जा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको समझनी है
5 नंबर विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी हम बात करेंगे स्पेसिफिक। स्पेसिफिक से हम क्या कर रहे हैं, जर्नल। जर्नल की तरफ जा रहे हैं, यानी किसी भी, अगर हम बात करें बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल है इसमें कि जो आपके पेरेंट्स हैं यानी आपके जो माता पिता हैं, ये आपके लिए क्या हैं, स्पेसिफिक हैं यानी आपके लिए विशिष्ट हैं। बट जब ये आपके कहाँ जाते हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक सामान्य हो जाते हैं यानी जनरल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जनरल हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है, स्पेसिफिक से जनरल, मतलब ये समझने की चीज़ है कि जो हम स्पेसिफिक चीज़ें हैं उससे हम जनरल की तरफ जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद 6 नंबर आपका है। 6 नंबर जो है इसमें हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, विश्लेषण संश्लेषण की ओर, जिसे हम बोलते हैं एनालिसिस, एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस, दैट मीन कि सिंथेसिस का मतलब क्या है, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं यानी तोड़ रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, और सिंथेसिस जो है आप उसे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं यानी आप उसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, तोड़ना मतलब अगर मैं बात करूँ तो किसी भी अगर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी आपके सामने टॉपिक या कोई टास्क दिया गया, तो आप उसे छोटे छोटे स्टेप में बांटने के बाद बच्चे को ईजिली से आप उसे समझा सकते हैं। तो मतलब सिंथेसिस करके उसे संश्लेषण कर रहे हैं, बच्चे को पहले आप तोड़ के थोड़ा सा समझा दिया, फिर उसे पूरा एक प्रकार से जोड़ के वो पूरा कर लेगा। मतलब उसे हल्के हल्के एक बार में पूरा वर्डन ना दे के हल्के हल्के उसे पार्ट्स में सिखा के फिर वो पूरी तरीके से उसको कंफर्म सीख पाता है यानी अच्छे से सीख जाएगा। बात क्लियर हो गई। 7 नंबर है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष यानी अगर मैं बात करूं डायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की तरफ चलेंगे, मतलब हम किसी भी चीज़ को क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चलना है। पहले डायरेक्ट चीज़ बताएंगे कि ये चीज़ है यानी ये मोबाइल है या ये एप्पल है या ये क्या है, बनाना है, दैट फिर हम इनडायरेक्ट वे में लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, प्रत्यक्ष से आपकी अप्रत्यक्ष की ओर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है या इसमें जो भी चीज़ ट्रिक बाय या जो भी मैंने समझाया है तो आप इस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके आगे का पार्ट जो आएगा, ये पहली वीडियो हो चुकी है एंड सेकंड वीडियो आएगी जिसमें हम पूरा हिंदी जो है आपका 15 नंबर का पूरा ख़त्म कर देंगे। ओके, इसके बाद हम EBS लेके आएंगे, जो EBS में आपके टोटल कंप्लीट नोट्स होंगे। इसी प्रकार से मैराथन रहेगा, काफ़ी स्पीडली चलेगा। ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.
हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और जैसा कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश की पैडागोजी ख़त्म करने के बाद हम हिंदी की पैडागोजी को 2 वीडियो में पूरा ऑल ओवर रिवाइज कर लेंगे। एक इस न्यू वीडियो के साथ आज हिंदी की एक पहला जो पैडागोजी का पार्ट है हम उसे ख़त्म करने की ओर बढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आपके सामने लिखा है कि भाषा, अर्जन एवं अधिगम। आपने अगर इंग्लिश की पैडागोजी को देखा है और हिंदी की पैडागोजी देख रहे हैं तो बिल्कुल सिमिलर ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि होता है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। भाषा क्या है, इससे पहले हमने पढ़ी कि लैंग्वेज किस प्रकार सिखाते हैं और क्या अर्जन है, क्या अधिगम है। और इसमें बाइलिंगुअल लेकर चलूँगा। जो हिंदी मीडियम के हैं वो तो ठीक है, बाकी जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनके लिए ठीक रहेगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि भाषा क्या होता है, जिसे हम लैंग्वेज बोलते हैं। और अर्जन और अधिगम दोनों चीज़ें देखेंगे।